नमस्ते, मैं शिवेंद्र आत्ममंथन चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं, पिछली क्लास में हम शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को जान चुके हैं। तो आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में बात करेंगे, जिसमें शिक्षा का आधुनिक अर्थ मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में और मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या है, इसके विषय में बात करेंगे। तो हम इसको समझने के लिए हम इनकी परिभाषाओं को देखेंगे और परिभाषाओं के माध्यम से ही इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं। तो हम सबसे पहले शिक्षा का आधुनिक अर्थ देखेंगे। तो शिक्षा के आधुनिक अर्थ के अंतर्गत एक महान वैज्ञानिक हुए डगलस व हॉलैंड। डगलस व हॉलैंड ने बहुत ही अच्छी बात कही। शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो एक व्यक्ति में उसके जीवन काल में होते हैं। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं और नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके व्याख्या को भी समझेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग अपने अपनी नोटबुक में इस परिभाषा को लिख सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट परिभाषा है और अगर आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रभाव भी पड़ेगा। ये नोट कर लीजिए। अब हम इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो एक व्यक्ति में उसके जीवन काल में होते हैं। तो हम देखते हैं कि जब बालक पैदा होता है तो वह छोटा रहता है और अपनी मूल प्रवृत्तियों के साथ पैदा होता है। मूल प्रवृत्तियाँ मतलब मूल प्रवृत्तियाँ, उसे भूख लगती है, उसे प्यास लगती है, वह रोता है, चिल्लाता है, हंसता है और मल त्याग करता है, मूत्र त्याग करता है। तो ये उसकी मूल प्रवृत्तियाँ हैं। ये जितने भी काम मैंने गिनाए, ये उसकी मूल प्रवृत्तियाँ हैं जो हमें दिखाई देती हैं। ठीक, अब जब उसे भूख लगती है तब वो क्या करता है? रोता है। उसका क्या काम होता है? सिर्फ रोना। उसे कहीं चोट लगती है तो वो क्या करता है? रोता है। ठीक, यानी वह बहुत सारे कामों को रो कर ही हमें व्यक्त करता है। ठीक, उसे जो भी भाव मन में आते हैं उनको रो कर ही हमें बताता है। लेकिन जब वह धीरे धीरे बड़ा होता है, अपने परिवार में लोगों के साथ रहता है, ठीक है, अपने माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, अपने परिवार में जब वो रहता है तो वह धीरे धीरे इशारों की भाषा को सीख जाता है और रोने के जो उसका स्वभाव होता है उसको धीरे धीरे त्यागना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यानी उसका जो स्वभाव था रोने का, किसी भी चीज़ को व्यक्त करने के लिए जो रोने का उसका स्वभाव था, वह धीरे धीरे क्या करता है? इशारों में बदल जाता है। और जब वो और बड़ा होता है और जब वो शब्दों को सीखता है, ठीक है, वाक्यों को सीखने लगता है, या जब कोई भाषा वो सीख जाता है तो वह इशारों के स्वभाव को भी त्याग देता है और वो क्या करता है? मौखिक रूप से बोलने का स्वभाव अपनाकर अपने मन के भावों को प्रकट करने लगता है ना। तो इसी प्रकार धीरे धीरे जब वो और बड़ा हो जाता है तो पहले जब वो छोटा था तब वो खेलता कैसे था कि घर के सामान के साथ खेलता था। ठीक है, रिमोट से खेल रहा है, ठीक है, बर्तन से खेल रहा है, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों के साथ वो खेलता है। ठीक, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और कई खेल उसके सामने आते हैं तो वो उन खेलों को सीख जाता है। तो खेल के तरीक़ों में भी वो अपने परिवर्तन कर लेता है। ठीक है, खेल के स्वभाव में भी वह परिवर्तन कर लेता है। वह जाता है बाहर, पार्क में खेलता है, छुअन छुआई खेलने लगता है, क्रिकेट खेलने लगता है, फुटबॉल खेलने लगता है, बैडमिंटन खेलने लगता है। तो उसके खेलने के स्वभाव में भी परिवर्तन आने लगता है। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके पूरे जीवन काल में इसी प्रकार शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन होते चले जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे वह शिक्षा ग्रहण करता जाता है, चाहे वह समाज से ग्रहण करे, चाहे वह परिवार से ग्रहण करे, चाहे वह स्कूल में जाकर ग्रहण करे या कोई स्पेशल कोर्स करता है जाके, तो वह अपने स्वभाव में परिवर्तन ही कर रहा होता है। ठीक है,
तो हम देखते हैं कि एक बुज़ुर्ग का स्वभाव कैसा होता है और एक बच्चे का स्वभाव कैसा होता है। वो किस आधार पर उस बच्चे का स्वभाव उस बुज़ुर्ग की तरह हो गया, ठीक है, तो वो किसके आधार पर हो गया, वो शिक्षा के आधार पर हो गया। तो डगलस व हॉलैंड यही बात कह रहे हैं कि शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सभी परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, यानी व्यक्ति के जीवन में जितने भी परिवर्तन होते हैं उन सबको व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जो एक व्यक्ति के जीवन काल में, पूरे जीवन काल में जो भी परिवर्तन होते हैं उन सबको व्यक्त करने के लिए जो है शिक्षा शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो डगलस या हॉलैंड की बहुत अच्छी परिभाषा है और मुझे लगता है कि ये सब आप लोगों को याद कर लेनी चाहिए और परीक्षा में लिख के आइए, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अब हम दूसरे जो है परिभाषा के विषय में देख लेते हैं। ये भी बड़ी सुंदर परिभाषा है, तो इसकी भी व्याख्या हम एक बार देख लेते हैं। तो डॉक्टर राधाकृष्णन क्या कह रहे हैं, शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य के बिना शिक्षा अनूवर और अपूर्ण है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमने एक नाम सुना होगा, दो नाम सुने होंगे, एक टार्ज़न नाम सुना होगा, एक मोगली नाम सुना होगा। तो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि ये दोनों काल्पनिक हैं या हकीकत में हैं, लेकिन जो भी हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो इन्होंने कहीं जाके शिक्षा तो ग्रहण नहीं की। इन्होंने जो भी शिक्षा ग्रहण की है वो कहाँ से ग्रहण की है, जीव जंतुओं से ग्रहण की है, पेड़ पौधों से ग्रहण की है, ठीक है। तो इनका स्वभाव कैसा होता है, एक जानवर की तरह चलते हैं, खाते हैं, ठीक है। उनकी कोई भाषा नहीं होती है, चिल्लाकर या इशारे करके ही उनको जो है एक जानवरों से वो इंटरेक्शन करते हैं। तो हम पाते हैं कि उनकी कोई सामाजिक शिक्षा नहीं होती है, ठीक है। तो राधाकृष्णन क्या कह रहे हैं, शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, मनुष्य और समाज का निर्माण करने वाली होनी चाहिए। मोगली और टार्ज़न के पास जो शिक्षा है वो उनके ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं करती जो बहुत प्रभावशाली हो या संस्कारी हो, ठीक है, शिक्षित हो। ऐसा कोई व्यक्तित्व उनके अंदर नहीं नज़र आता, ठीक है। और उनका समाज क्या है, जंगली समाज है। उनका समाज कैसा है, जंगली समाज है। तो हम देखते हैं कि वो शिक्षा ना उनके समाज को संस्कारित करती है ना उनको संस्कारित करती है। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, व्यक्ति को और समाज को संस्कारित करने वाली होनी चाहिए, उनका निर्माण करने वाली होनी चाहिए। यानी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो, शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, ठीक है। यानी हर तरह से व्यक्ति का निर्माण होना चाहिए। और समाज में बैठे प्रत्येक व्यक्ति का अगर शिक्षा इसी प्रकार होती रहेगी, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, उन सांस्कृतिक रूप से, जब वो शिक्षित हो जाएंगे, समाज का प्रत्येक वर्ग ऐसा शिक्षित हो जाएगा तो समाज एक सुसभ्य और संस्कारी समाज हमारे सामने उभर कर सामने आएगा। तो शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए जो व्यक्ति का निर्माण कर सके और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके, ठीक है। अगर जो भी शिक्षा यह नहीं कर सकती वह शिक्षा नहीं कही जा सकती, वह अपूर्ण शिक्षा है, वह शिक्षा नहीं है, ठीक है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं, शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना हो चाहिए। यानी वह शिक्षा कैसी हो, मनुष्य का निर्माण करने वाली हो, और मनुष्य का निर्माण करेगी तो वह समाज का भी निर्माण करेगी, यानी समाज का निर्माण करने वाली हो, हैं। इस कार्य के बिना शिक्षा अनूवर और अपूर्ण है। अगर जो शिक्षा यह कार्य नहीं कर रही है वह अपूर्ण शिक्षा कही जा सकती है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ये बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं। आप ये डेफिनेशन भी अपने एग्ज़ाम में अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, बहुत ही सुंदर डेफिनेशन है। तो आगे एक और डेफिनेशन के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है ऊपर वाली तो आपने लिख ली होगी, इसको मैं मिटा देता हूँ। फ्रेंडसन भी लगभग वही बात कह रहे हैं जो डॉक्टर राधाकृष्णन ने कही थी। तो आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है, ठीक है। आधुनिक शिक्षा वही कही जा सकती है
जिसमें व्यक्ति का भी कल्याण हो, सर्वांगीण विकास हो, उसका सांस्कृतिक विकास हो, उसका जो है मानसिक विकास हो, हर तरह से विकास हो और समाज का भी इसी प्रकार से विकास हो। तो ऐसी शिक्षा को ही आधुनिक शिक्षा कही जा सकती है। तो आज मैंने शिक्षा के आधुनिक अर्थ को मनोविज्ञान के तहत मैंने आपको आज बताया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं आगे मनोविज्ञान की परिभाषा के विषय में भी बताने वाला था, लेकिन यह वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए मनोविज्ञान की परिभाषा को और अर्थ को हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्ते। उम्मीद है आपको कक्षा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्ते।